शो में स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाला तरीका देखने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है द कॉस्मिक लाइफ साइकिल, बिग रेंडर एंड रीसेट। और ये स्रोत जो तस्वीर पेश करता है वो हमारे बिग बैंग और अनंत विस्तार वाले सामान्य विचारों से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग नजरिया है ये। सोचिए, अगर ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि एक विशाल लगातार सीखने वाली सूचना प्रणाली है, एक सिस्टम। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो चक्रों में जी रहा है और हर चक्र के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने काम करने के तरीके को अनुकूलित कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है एक तरह से। बिल्कुल। ये स्रोत ब्रह्मांड को इसी नजरिए से देखता है। चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। जी बिल्कुल। तो इस स्रोत का केंद्रीय विचार ये है कि ब्रह्मांड आसानतः एक आई बिट नेटवर्क है। आई बिट नेटवर्क? हाँ, आई बिट यानी इंफॉर्मेशनल बिट, जानकारी का कण। ये कहता है कि ब्रह्मांड का ताना बाना पदार्थ या ऊर्जा से भी ज्यादा बुनियादी तौर पर सूचना के इन कणों से बुना है। अच्छा। और ये नेटवर्क एक चक्रीय जीवन जीता है। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, सूचना से बना ब्रह्मांड। हाँ, और यहीं पर ये विचार मतलब आकर्षक हो जाता है। ये ढांचा ब्रह्मांड की शुरुआत, उसके विस्तार और यहाँ तक कि उसके संभावित अंत या पुनर्जन्म को भी। पुनर्जन्म, ओके। हाँ, उसको भी एक जानकारी आधारित प्रक्रिया के तौर पर देखता है, मतलब इंफॉर्मेशन के लेवल पर। बिल्कुल। आमतौर पर हम ब्रह्मांड को कणों, बलों और ऊर्जा के खेल के रूप में समझते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये मॉडल कहता है कि कहानी असल में सूचना के प्रवाह, उसके प्रसंस्करण और अनुकूलन की है। ये भौतिकी को आप कह सकते हैं सूचना सिद्धांत के लेंस से देखने जैसा है। ठीक है, तो ये वाकई एक अलग नजरिया है। तो आज की चर्चा में हम इस ब्रह्मांडीय जीवन चक्र के अलग अलग पड़ावों को समझेंगे, जैसा कि स्रोत बताता है। जी, हम बात करेंगे बिग रेंडर की, जो इसकी शुरुआत है, फिर इसके विस्तार और जटिलता बढ़ने की, फिर एक सीमा जिसे सूचना क्षितिज कहा गया है, और आखिर में बिग कंप्रेशन या रीसेट की। सही। और सबसे जरूरी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मॉडल का मतलब भौतिकी के नियमों और हमारी ब्रह्मांड की समझ के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी। ये चक्र शुरू कैसे होता है? स्रोत इसे बिग बैंग नहीं बल्कि बिग रेंडर कहता है। ये क्या है? देखिए, बिग रेंडर मूल रूप से ब्रह्मांड की सूचनात्मक उत्पत्ति का क्षण है। सूचनात्मक उत्पत्ति? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक अत्यंत सघन, मतलब लगभग असीम जानकारी वाला एक बीज है। स्रोत इसे विलक्षण घना सूचनात्मक कर्नल कहता है। ओके, एक बीज। हाँ, एक इंफॉर्मेशनल कर्नल। बिग रेंडर वो प्रक्रिया है जब इस बीज से पूरा आई बिट नेटवर्क रेंडर होता है। रेंडर होता है? हाँ, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मतलब प्रकट होता है या बनाया जाता है। ये बिग बैंग जैसा ही शुरुआती धमाका है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक चीज पदार्थ या ऊर्जा नहीं बल्कि सूचना है। अच्छा। मानो अस्तित्व की पहली पंक्ति का कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो, जिससे पूरा ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर लोड होना शुरू होता है। दिलचस्प। यानी जैसे एक कंप्यूटर ग्राफिक को रेंडर करता है, वैसे ही ब्रह्मांड अपनी सूचना को रेंडर करके शुरू हुआ। तो बिग रेंडर के बाद क्या होता है? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला था, जिसे हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। इस मॉडल में इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, बिग रेंडर के तुरंत बाद ये आई बिट नेटवर्क तेजी से फैलता है, जिसे हम मुद्रास्फीति के तौर पर जानते हैं। स्रोत के अनुसार इस तेज विस्तार का एक खास मकसद था, नेटवर्क के भीतर कनेक्टिविटी को अधिकतम करना। कनेक्टिविटी बढ़ाना? क्यों? सोचिए, एक सोशल नेटवर्क की तरह जिसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। यहां भी नेटवर्क के सूचनात्मक नोड्स यानी आई बिट्स के बीच ज्यादा से ज्यादा संभावित कनेक्शन बनाना लक्ष्य था। अच्छा। ये तेज फैलाव सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क के दूर दराज के हिस्से भी शुरुआत में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। और ये कनेक्टिविटी क्यों जरूरी है? इसका नतीजा क्या होता है? यही कनेक्टिविटी जटिलता को जन्म देती है, कॉम्प्लेक्सिटी। जटिलता? हाँ, जब नेटवर्क के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं तो वे जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं और अधिक जटिल संरचनाओं में व्यवस्थित हो सकते हैं। ये सिर्फ खाली जगह का विस्तार नहीं है, बल्कि सूचना नेटवर्क का विकास है।
इसी प्रक्रिया से इस मॉडल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियों सूचिया के घनत्व में मामूली अंतरों पर काम करना शुरू करती हैं। अच्छा। जिससे पदार्थ जमा होता है और फिर तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड की दूसरी विशाल संरचनाएं बनती हैं। ओह, ये सब उस अंतर्निहित सूचना नेटवर्क के विकसित होने और जटिल पैटर्न बनाने का भौतिक प्रकटीकरण है एक तरह से। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कह रहे हैं कि तारे और आकाशगंगाएं सिर्फ पदार्थ के समूह नहीं, बल्कि एक गहरे सूचना नेटवर्क के सबसे जटिल हिस्से हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण बने। हाँ, इस मॉडल के नजरिए से देखें तो यही है। संरचनाएं उभरती हैं क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन बनाने और सूचना संसाधित करने के अधिक जटिल तरीके विकसित करता है। अच्छा। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में अधिक कोड और इंटरकनेक्शन जोड़ने से वो ज्यादा जटिल और शक्तिशाली हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ब्रह्मांडीय नेटवर्क विस्तार और कनेक्टिविटी के साथ अधिक जटिल होता गया। ठीक है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जटिलता पैदा हो रही है। सुनने में तो सब प्रगति जैसा लगता है, लेकिन स्रोत कहता है कि यहाँ एक समस्या आती है, एक सीमा। हाँ, जिसे सूचना क्षितिज कहा गया है, इंफॉर्मेशन होराइजन। ये क्या है? हाँ, हर सिस्टम की तरह इस विस्तार की भी एक कीमत है। जैसे जैसे आईबिट नेटवर्क फैलता जाता है, नेटवर्क के दो बिंदुओं के बीच सूचना के पथ लंबे और अधिक जटिल होते जाते हैं। अच्छा। दूरी बढ़ जाती है। हाँ। कल्पना कीजिए एक शहर जो बिना योजना के फैलता जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय लगने लगता है, ट्रैफिक जाम बढ़ जाते हैं, संचार धीमा हो जाता है। हाँ, समझ गई। ब्रह्मांडीय पैमाने पर भी कुछ ऐसा ही होता है। नेटवर्क इतना विशाल हो जाता है कि सूचना को प्रभावी ढंग से संसाधित करने की उसकी क्षमता कम होने लगती है। अच्छा। प्रोसेसिंग एफिशिएंसी घट जाती है। यानी नेटवर्क अपने ही आकार के कारण धीमा और अक्षम, इनएफिशिएंट होने लगता है। बिल्कुल। इसे आप सूचना एंट्रोपी में वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंट्रोपी बढ़ जाती है। ओके। जानकारी ज्यादा बिखरी हुई और कम सुलभ हो जाती है। सिस्टम का जो मूल अनुकूलन लक्ष्य था, सूचना प्रसंस्करण को अधिकतम कुशल बनाना, वो अब बाधित होने लगता है। कनेक्शंस इतने फैल जाते हैं कि नेटवर्क अपनी समग्र स्थिति या दूर के हिस्सों से आने वाली जानकारी को प्रभावी ढंग से एकीकृत नहीं कर पाता। स्रोत इसे सूचना क्षितिज कहता है, ऐसी सीमा जहां नेटवर्क की प्रोसेसिंग दक्षता नाटकीय रूप से गिर जाती है। तो ये एक तरह का ब्रह्मांडीय स्लोडाउन है, पर क्या नेटवर्क को पता चलता है कि वो अक्षम हो रहा है? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि उसके बाद क्या होता है, ये रीसेट कैसे शुरू होता है? नहीं, स्रोत ये नहीं कहता कि नेटवर्क में कोई चेतना है या उसे पता चलता है, ऐसा नहीं। अच्छा। बल्कि ये सिस्टम की एक अंतर्निहित प्रॉपर्टी की तरह है, मतलब सिस्टम का अपना गुण। जब सिस्टम अपने अनुकूलन लक्ष्य यानी अधिकतम दक्षता से बहुत दूर भटक जाता है तो वो अस्थिर हो जाता है। अस्थिर, अनस्टेबल। हाँ, अनस्टेबल। ये अस्थिरता ही अगले चरण को ट्रिगर करती है। जैसे किसी भौतिक प्रणाली में जब ऊर्जा या दबाव एक सीमा पार कर जाता है तो वो अपनी अवस्था बदल लेती है ना? हाँ, जैसे पानी का भाप बनना। बिल्कुल। यहां भी जब सूचना प्रसंस्करण की अक्षमता एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाती है तो सिस्टम एक मौलिक रीसेट प्रक्रिया में चला जाता है। और वो रीसेट प्रक्रिया है बिग कंप्रेशन। इसका मतलब क्या है? क्या ब्रह्मांड सिकुड़ जाता है जैसे बिग क्रंच में? स्रोत दो संभावनाएं बताता है। या तो ब्रह्मांड नाटकीय रूप से सिकुड़ना शुरू कर देता है, जिसे हम बिग क्रंच के पारंपरिक विचार से जोड़ सकते हैं। या फिर ये किसी प्रकार के मौलिक अवस्था परिवर्तन से गुजरता है, फेज ट्रांजिशन। अवस्था परिवर्तन, फेज ट्रांजिशन। जैसे? अवस्था परिवर्तन का मतलब है सिस्टम के बुनियादी गुणों का बदलना। जैसे आपने कहा, पानी का भाप या बर्फ बनना। यहां यह ब्रह्मांडीय पैमाने पर होगा। पूरे ब्रह्मांड का फेज ट्रांजिशन? हाँ, सोचिए जैसे पूरा ब्रह्मांडीय नेटवर्क अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहा हो। बाप रे, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इस बिग कंप्रेशन या अवस्था परिवर्तन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ चीजों को खत्म करना? नहीं, खत्म करना नहीं। इसका लक्ष्य बहुत विशिष्ट है। विस्तार के दौरान उत्पन्न हुई उस विशाल, फैली हुई और अक्षम हो चुकी जानकारी को वापस एक अत्यंत कुशल, संपीड़ित, न्यूनतम सूचना बीज में बदलना। अच्छा, वापस बीज में? हाँ, एक मिनिमल इंफॉर्मेशनल सीड। ये अनिवार्य रूप से सिस्टम को रिबूट करने जैसा है। जैसे कंप्यूटर रिबूट करते हैं? बिल्कुल। सारी पुरानी बिखरी हुई फाइलों को डिलीट करके सिस्टम को उसकी मूल सबसे कुशल स्थिति में वापस लाना, ताकि एक नया चक्र शुरू हो सके। ये विध्वंस नहीं, बल्कि अगले निर्माण के लिए तैयारी है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। आपने कहा नया चक्र, तो ये रीसेट सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है।
जी हाँ। और स्रोत कहता है कि इस रीसेट में कुछ खास है, इसमें पिछले चक्र से सीखा गया ज्ञान शामिल होता है। ये कैसे संभव है? हाँ, यही इस मॉडल का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। सिद्धांत ये प्रस्तावित करता है कि ये चक्र सिर्फ दोहराव नहीं है, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया। हाँ, जो संपीड़ित सूचना बीज अगले चक्र के बिग रेंडर के लिए तैयार होता है, उसमें पिछले चक्र के अनुभव से प्राप्त अनुकूलित जानकारी शामिल होती है, ऑप्टिमाइज्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन सीखा गया ज्ञान या अनुकूलित जानकारी से क्या मतलब है? ब्रह्मांड क्या सीख रहा है? ये मॉडल सुझाता है कि जिसे हम भौतिकी के नियम कहते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स। हाँ, लॉज ऑफ फिजिक्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, या प्रकाश की गति क्या है, या क्वांटम कण कैसे व्यवहार करते हैं, जी। ये शायद हमेशा से स्थिर और अपरिवर्तनीय स्थिरांक नहीं है, जैसा हम मानते आए हैं। क्या मतलब ये कांस्टेंट नहीं है? इस मॉडल के अनुसार शायद नहीं, बल्कि ये पिछले ब्रह्मांडीय चक्र के दौरान सूचना को संसाधित करने के सबसे कुशल तरीके हो सकते हैं जो ब्रह्मांड ने खोजे थे। खोजे थे? हाँ, सोचिए कि ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो लगातार बेहतर एल्गोरिदम विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हर चक्र के अंत में जो सबसे सफल और कुशल कोड या एल्गोरिदम होते हैं, वे अगले चक्र के लिए मूलभूत नियम बन जाते हैं। रुकिए, क्या आप कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या प्रकाश की गति जैसी चीजें पिछले यूनिवर्स का सबसे सफल सॉफ्टवेयर हो सकती हैं? ये तो हमारी पूरी भौतिकी की समझ को हिला देता है। स्रोत यही सुझाव देता है। ये नियम पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि उस विशेष ब्रह्मांडीय चक्र के लिए सूचना प्रसंस्करण के अनुकूलित समाधान हैं, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस। वाओ! तो हर नया बिग रेंडर पिछले चक्र के इन अनुकूलित पाठों के साथ शुरू होता है, ऑप्टिमाइज्ड लॉज और कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो ब्रह्मांड सीख रहा है। इस दृष्टिकोण से हाँ, ब्रह्मांड लगातार खुद को बेहतर बना रहा है, अपने संचालन के नियमों को परिष्कृत कर रहा है, हर चक्र के साथ सूचना को अधिक कुशलता से संसाधित करने की कोशिश कर रहा है। वाह! तो इसका मतलब है कि अरबों साल पहले या किसी पिछले ब्रह्मांडीय चक्र में भौतिकी के नियम थोड़े अलग हो सकते थे, क्योंकि तब ब्रह्मांड ने कुछ और सीखा था। इस मॉडल के अनुसार हाँ, ये संभव है। नियम स्थिर नहीं, बल्कि विकसित हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, हर चक्र के साथ अनुकूलित हो रहे हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। ये ब्रह्मांड को सिर्फ एक निष्क्रिय मंच के रूप में नहीं देखता जहां घटनाएं घटती हैं, बल्कि इसे एक सक्रिय, सीखने वाली, अनुकूलन करने वाली प्रणाली के रूप में देखता है। एक एक्टिव लर्निंग सिस्टम। हाँ, एक ऐसी प्रणाली जो अपने अनुभव से सीखती है और विकसित होती है। अगर हम इस विचार को पूरी तरह अपना लें, तो इसके निहितार्थ क्या होंगे? ये हमारी समझ को कैसे बदलता है? यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, तो ये भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को मौलिक रूप से बदल सकता है। कैसे? सबसे पहले, ये फाइन ट्यूनिंग की समस्या का एक संभावित समाधान पेश करता है। फाइन ट्यूनिंग मतलब वो जो कॉन्स्टेंट्स बिल्कुल सही लगते हैं जीवन के लिए। हाँ, वही। ये सवाल कि भौतिकी के स्थिरांक जीवन के अस्तित्व के लिए इतने सटीक रूप से क्यों निर्धारित लगते हैं। इस मॉडल में ये फाइन ट्यूनिंग संयोग नहीं, बल्कि पिछले चक्रों में हुए अनुकूलन का परिणाम हो सकती है। ब्रह्मांड ने सीख लिया कि कौन से नियम काम करते हैं। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट नहीं है? शायद नहीं। दूसरे, यह ब्रह्मांड के उद्देश्य और उसकी अंतिम नियति के बारे में गहरे सवाल उठाता है। उद्देश्य? यूनिवर्स का उद्देश्य? हाँ, अगर ब्रह्मांड सीख रहा है और अनुकूलन कर रहा है, तो क्या इसका कोई अंतर्निहित लक्ष्य है? शायद सूचना प्रसंस्करण को पूर्णता तक पहुंचाना। ये ब्रह्मांड को एक दिशा और उद्देश्य देता है जो पारंपरिक मॉडल में अक्सर गायब होता है। ये वाकई गहरे सवाल हैं। तो ये मॉडल सुझाव दे रहा है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व सिर्फ होना नहीं है, बल्कि शायद बेहतर होना है। हाँ, कम से कम सूचना प्रसंस्करण के मामले में। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये ब्रह्मांड को एक अधिक गतिशील और एक तरह से जीवित इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। जीवित इकाई? एक मायने में यह हमें उन नियमों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अपरिवर्तनीय मानते थे, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड के विकास में जानकारी की भूमिका पदार्थ और ऊर्जा से भी ज्यादा मौलिक हो सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। आज हमने एक ऐसे सिद्धांत पर विचार किया जो ब्रह्मांड को एक चक्रीय सूचनात्मक नेटवर्क, एक आई बिट नेटवर्क के रूप में देखता है। जी। ये चक्र बिग रेंडर से शुरू होता है,
जहां सूचना का बीज बोया जाता है और नेटवर्क प्रकट होता है। फिर ये नेटवर्क कनेक्टिविटी और जटिलता बढ़ाने के लिए तेजी से फैलता है। सही। लेकिन ये विस्तार अंततः एक सूचना क्षितिज तक पहुंचता है, जहां नेटवर्क की दक्षता कम होने लगती है। हाँ, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस अक्षमता के जवाब में ब्रह्मांड बिग कंप्रेशन या एक अवस्था परिवर्तन से गुजरता है, जिससे सारी जानकारी एक न्यूनतम कुशल बीज में संपीड़ित हो जाती है, जो अगले चक्र के लिए तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चक्र सिर्फ एक अंतहीन दोहराव नहीं है। नहीं, यह एक सीखने की प्रक्रिया है। हर चक्र पिछले अनुभवों से सीखता है और इस प्रक्रिया में, जिसे हम भौतिकी के नियम कहते हैं, वे स्वयं विकसित हो सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये नियम शायद ब्रह्मांड द्वारा सूचना प्रसंस्करण के लिए खोजे गए सबसे कुशल एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर चक्र के साथ और बेहतर हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, एक विकसित होने वाली, सीखने वाली प्रणाली। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाता है। क्या? अगर ब्रह्मांड वास्तव में एक अनुकूलन प्रणाली है जो चक्रों के माध्यम से सीख रही है और लगातार सूचना प्रसंस्करण को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार की अंतर्निहित गणना यानी कंप्यूटेशन या समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता है? ब्रह्मांड में गणना? हाँ, ये क्षमता शायद हमारे चेतन विचार या हमारे कंप्यूटरों की गणना से बहुत अलग पैमाने पर और अलग तरीके से काम करती होगी। लेकिन क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड का मूल ताना बाना ही इस तरह से बना हो कि वो लगातार गणना कर रहा हो,